We are going to discuss the muscles of the pectoral region. पेक्टोरल रीजन में जो मसल्स हैं हमारे पास, वो हम उनको डिवाइड ऐसे करते हैं कि हम उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक सबसे ज्यादा सुपरफिशियल, एक सबसे ज्यादा डीप, और इन बिटवीन दीज टू, सुपरफिशियल और डीप ग्रुप के बीच में एक और लेयर है, दिस इज अ मिडिल लेयर। आप उसको 3 लेयर्स बनाए, सुपरफिशियल लेयर, मिडिल लेयर एंड डीप लेयर। अब उसमें आप देखें कि ये जो मसल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइज, सुपरफिशियल ग्रुप में भी एक बड़ी मसल है और डीप ग्रुप में भी एक बड़ी मसल है, और बीच में जो मिडिल ग्रुप है उसमें 2 छोटी मसल्स आती हैं। तो सबसे सुपरफिशियल जो मसल है, इट इज लाइंग इन द पेक्टोरल रीजन एंड अ ह्यूज मसल, सबसे बड़ी और पेक्टोरल रीजन में, इसीलिए इसको कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल को जब हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है कि मसल का नाम जब जहन में आता है तो हमारे जहन में ये चीज आती है कि एक्शन। तो पहले तो हम देखते हैं कि मसल, चलो एक्शन तो है, मगर मसल कहां से शुरू हुई, कहां पर खत्म हुई, उसकी अटैचमेंट हमें पता होना चाहिए। तो ओरिजिन से इंसर्शन, फिर आपको पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स क्या है। जो उसका डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स होगा वही उसका डायरेक्शन ऑफ पुल होगा। हॉरिजॉन्टल फाइबर्स जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी चीज को अपनी तरफ लेके आएंगे। वर्टिकल होंगे तो उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स क्या है। अच्छा, उसके बाद उसकी मसल की, ऑब्वियसली मसल जो है डिफरेंट जॉइंट्स को क्रॉस करती है, कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 5। तो उस कौन कौन से जॉइंट को और किस तरफ से उसने जो क्रॉस किया है, आगे से क्रॉस किया है, जिस जॉइंट को क्रॉस किया है, जिस पे हम देख रहे हैं उसको आगे से क्रॉस किया है, उसको पीछे से क्रॉस किया है, कहां से, इस हिसाब से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो मसल एक्शन क्या कर सकती है। एक और चीज के, वो मसल जो 4-5 जॉइंट्स क्रॉस करती है तो उसका एक्शन हमें आखिरी जॉइंट पे देखना होता है। आखिरी जॉइंट पे उसका एक्शन क्या है, वो उसका प्राइमरी एक्शन है। मसल का प्राइमरी एक्शन भी होता है, सेकेंडरी एक्शन भी होता है। प्राइमरी एक्शन उसका टुवर्ड्स द लास्ट जॉइंट जो उसने क्रॉस किया। बाकी जो भी उसके एक्शन होते हैं या उसकी ओरिजिन पे कोई एक्शन होता है तो वो उसका सेकेंडरी एक्शन है। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं। अब सबसे सुपरफिशियल मसल जो है इस ग्रुप की, वो है पेक्टोरस मेजर। आप देखिए ये पूरी पूरी पेक्टोरस मेजर आपको नजर आ रही है। पेक्टोरस मेजर जो है हैविंग वाइड रेंज ऑफ ओरिजिन, कि आपके फ्रंट ऑफ चेस्ट से लेके आपकी जो है नीचे एब्डोमेन तक ये चली जाती है। ठीक है, चले। अब ये इसकी वाइडर ओरिजिन, मगर इसकी इंसर्शन बड़ी नैरो है, उसको आगे देखते हैं हम। तो आप देखिए कि वाइडर ओरिजिन, इट अराइजेस फ्रॉम द क्लेविकल। ये देखिए, ये क्लेविकल, मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल, इसका एंटीरियर सरफेस मीडियल 2/3 का, वहां से ये अराइज हुई, आगे आई, और क्लेविकल आगे जाके स्टर्नम के साथ मिलती है, तो इट अराइजेस फ्रॉम द स्टर्नम। स्टर्नम के साथ होते हैं हमारे पास कॉस्टल कार्टिलेजेस, इट आल्सो अराइजेस फ्रॉम द कॉस्टल कार्टिलेजेस, एंड देन लोअर डाउन इट गोज टू द एब्डोमेन। अब ये एब्डोमेन में चलेगी, तो एब्डोमेन में हमारे पास बोन तो है नहीं, तो एब्डोमेन में हमारे पास है मस्कुलेचर, मसल्स हैं, दूसरी मसल्स हैं एब्डोमेन की जो हैं। तो एक मसल है वहां पर एब्डोमेन में जो ऑब्लिकली लाई करती है, और सबसे बाहर मसल है, वो सबसे बाहर है और ऑब्लिकली लाई करती है। तो ऑब्लिक मसल उसको कहते हैं, सबसे बाहर तो हम कहेंगे उसको कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल यहां पर है। तो क्या होता है कि पेक्टोरस मेजर जो यहां से अराइज हुई, और आपको ये पता है कि अटैचमेंट किसी मसल की भी बोन पे हो, चाहे उसकी ओरिजिन हो चाहे उसकी इंसर्शन हो, वो टेंडिनेस होती है, टेंडन, फाइब्रस बैंड, फाइब्रस बैंड which connects muscle with the bone, it is tendon. Fibrous band which connects bone to the bone is ligament, मगर fibrous band which connect muscle to the bone is tendon.
तो जहां पर भी मसल अटैच होगी वो टेंडन के थ्रू होगी, डायरेक्ट मस्कुलर फाइबर्स जाके अटैच नहीं होती। तो आप देखिए कि इसका जो थोरेसिक पोर्शन है वो अराइज होता है क्लेविकल से, वो अराइज होता है स्टर्नम से और कॉस्टल कार्टिलेज से, अपर 6 कॉस्टल कार्टिलेज। फिर नीचे जब ये एब्डोमेन में आती है तो वो एब्डोमेन में बोन तो है नहीं, तो आगे मसल पड़ी होती है। तो जो सबसे बाहर वाली मसल है वो एक्सटर्नल मसल है, और उसके क्योंकि फाइबर्स ऑब्लिक है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो ये जो है वो इसका टेंडन पेक्टोरस मेजर का और एक्सटर्नल ऑब्लिक का टेंडन आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं इंटरडिजिटेशन। जैसे डिजिट्स को आप एक दूसरे को गैप खोल के एक दूसरे में अंदर डालेंगे तो इंटरडिजिटेशन हो जाएगी। इसी तरह से दिस इज कॉल्ड एज इंटरडिजिटेशन। ठीक है, तो ये एब्डोमेन में जो अराइज होगी पेक्टोरस मेजर, इट अराइजेस फ्रॉम द बाय इंटरडिजिटेशन फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ठीक है, ये इसकी ओरिजिन है। अब इसमें जो क्लेविकुलर फाइबर्स है वो थोड़े से हालांकि एक कंटिन्यू है मगर थोड़े से सेपरेटेड है, इसीलिए ये हेड अलग कर दिया गया कि ये क्लेविकुलर हेड है और बाकी जो हेड है वो स्टेनोकॉस्टल, बाकी जो हेड है वो स्टेनोकॉस्टल हेड। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि एंटीरियर जो फाइबर्स हैं, एक्सटर्नल हाफ ऑफ द क्लेविकल मेन्यूब्रम, लाजमी बात है अगर मीडियल पे आप पहुंचेंगे, ये देखिए क्लेविकल है, मीडियल पे पहुंचेंगे तो क्लेविकल जो है मेन्यूब्रल पार्ट ऑफ स्टर्नम से मिलती है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि मेन्यूब्रल पार्ट ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं। मेन्यूब्रल पार्ट है, उसका बॉडी है, उसका जीफर्ट प्रोसेस है, ऊपर ऊपर मेन्यूब्रल पार्ट है। तो मेन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम पे भी ये मसल जाएगी, कंटिन्यूशन में है ना, क्लेविकल से मीडियली जा रही है तो मीडियली क्लेविकल कंटिन्यू है मेन्यूब्रल स्टर्नम। तो मेन्यूब्रम से, फिर स्टर्नम की बॉडी से, और फिर कार्टिलेजेस, स्पेशली अपर 6 कार्टिलेजेस, और उसके बाद नीचे जब ये आएगी तो ये एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल उसकी वाइड शीट, जो फाइब्रस वाइड शीट कहीं पर भी बनती है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। तो ये एपोन्यूरोसिस से जाके इसका टेंडन मिल जाएगा। तो इस तरह से इसकी पूरी की पूरी ये ओरिजिन है। यहां से ये निकली, इसके थोड़े क्लेविकुलर फाइबर्स थोड़े से सेपरेटेड है, तो ये जब निकली तो ये लेटरल की तरफ जाएगी। लेटरल की ये आप देखें, ये नीचे का बॉर्डर और ये ऊपर का बॉर्डर कितनी वाइड है यहाँ पर। जब ये ओरिजिन में जा रही है तो ये नेरो बन गई, नेरो बन गई। तो मगर एक और स्पेशलिटी इसको इसकी आ गई कि जब ये लेटरली गई तो इसके जो है ये ट्विस्टिंग हो जाएगी। आप देखें अपसाइड डाउन, यानी कि इसका जो ये अपर बॉर्डर है ये नीचे आ जाएगा। ये देखिए ये अपर बॉर्डर ना, यहां से आप शुरू करें, ये अपर बॉर्डर ये नीचे की तरफ और ये लोअर बॉर्डर ये ऊपर की तरफ, ये घूम जाएगी। घूमने का इसका एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है घूमने का। क्यों घूमती है? घूमती इस वजह से है कि अगर आप कोई कपड़ा देखें सीधा लें तो वो सीधा थिन रहेगा, अगर उसको ट्विस्ट करें, अगर उसको घुमाएं तो कपड़े की थिकनेस बढ़ जाएगी। इस तरह से आप ये देखिए कि अगर ये घूमता है तो इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है, जो एक फोल्ड बन जाता है। और फोल्ड हमें चाहिए क्योंकि यहां पर इस पेक्टोरस मेजर के पीछे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि ये ह्यूमरस पे चल जा रही है और ह्यूमरस और चेस्ट के बीच में यहाँ पर जो स्पेस है इसको बोलते हैं एक्सिला। तो ये एंटीरियर टू द एक्सिला ये प्रेजेंट है और यहीं पर ये घूम के फोल्ड बनाती है। तो फोल्ड एक्सिला के एंटीरियर बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड। इसको एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड बनाना जरूरी है, जरूरी इस वजह से कि एक्सिला एक स्पेस है, उसमें से उसके थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दे आर पासिंग थ्रू द एक्सिला। तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर ये पेक्टोरस मेजर ना हो तो एंटीरियरली एक्सिला खुला हुआ हो, कोई और थिकर मसल नहीं है, एक छोटी मसल है मगर थिकर मसल कोई नहीं है, बड़ी मसल कोई नहीं, यही है। तो इसने यहां पर इसी वजह से ये घूम गई और इसने फोल्ड बनाया और उसको एक प्रोटेक्शन दी थी, एंटीरियर एक्सिलर फोल्ड बना के उसको प्रोटेक्शन दे दी एक्सिला को। तो ये बन गई, ऐसे ट्विस्टिंग हो गई, फिर ये जाके इंसर्ट हो जाएगी बाइसेपिटल ग्रूव में। बाइसेपिटल ग्रूव में मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब भी रिपीट कर रहा हूं कि 3 पोर्शन है, एक ये मीडियल लिप है इसका, एक ये लेटरल लिप है और बीच में फ्लोर है। और इन तीनों जगहों पे जो अटैचमेंट है 3 मसल्स है। और मैंने आपको बताया था कि लेडी बिटवीन 2 मेजर्स, लेडी बिटवीन 2 मेजर्स, तो दोनों लिप्स पे मेजर्स, बिटवीन मींस के फ्लोर में लेडी, लेटिसमस डॉर्सी फ्लोर में एल, और मेजर्स
मीडियल लिप पे है, टीरीज मेजर है, जो पीछे की मसल है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो में मैंने की है। और लेटरल लिप में ये पेक्टोरस मेजर इज अटैच टू द लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव, बाइसेपिटल ग्रूव के लेटरल लिप पे जाके ये अटैच हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। यहां से इतनी वाइड ओरिजिन, फिर ये गई लेटरली, एक्सिला पे पहुंची तो इसने ट्विस्टिंग कर ली, फोल्ड बना दिया, इसका अपर बॉर्डर नीचे आ गया, लोअर बॉर्डर ऊपर आ गया, और ये अटैच हो गई लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव में। यहां पर आपने देखा ये ऐसे अटैच है, तो ये ऐसे इस तरह से देखे ना, ये बाइसेपिटल ग्रूव का लेटरल लिप, ये ट्विस्टिंग हो गई। तो आप देखें कि इसके जो नीचे वाले फाइबर्स है, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये यहाँ पर ये ऊपर अटैच हो गए, और ऊपर वाले फाइबर्स जो है वो नीचे अटैच हो गए, ट्विस्टिंग हो गई ना। तो नीचे कैसा ऊपर, ऊपर कैसा नीचे, इतनी वाइड ओरिजिन और नैरो टेंडन इंसर्टेड ओवर द लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव, ठीक है। इस तरह से आप ये देखें, ये नीचे वाले फाइबर्स ऊपर आ गए, ऊपर वाले फाइबर्स नीचे आ गए, इस तरह से इसकी और ये इसने एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड बना लिया। अब आप जब इसके एक्शन देखेंगे तो ये क्या कर सकती है, आप देखें, ये पूरी थोरेसिक रीजन से जाके ह्यूमरस पे अटैच हो जाती है। ह्यूमरस को आप थोड़ा सा दूर ले जाए, वैसे इसकी बात नहीं कर रहा अभी पेक्टोरस में, जब ह्यूमरस थोड़ा सा दूर चला जाए, मींस के इट इज द एब्डक्शन ऑफ द ह्यूमरस एट शोल्डर जॉइंट। एब्डक्शन हो गई आर्म की, ह्यूमरस मींस आर्म की हो गई एब्डक्शन, वो हो गई, आर्म दूर चली गई। अब उस आर्म को फिर वापस करीब लाना है, करीब लाना है, तो ये जो ट्रंक से ह्यूमरस पे मसल जा रही है, ये क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इस ह्यूमरस जो दूर चला गया उसको करीब लेके आएगी, यहाँ पर ये इस तरह से इसको करीब लेके आएगी। तो पहले पहले उसने क्या किया कि आर्म की एडक्शन कराई, मूविंग ह्यूमरस टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन, तो इसको कहते हैं एडक्शन। पहले इसने क्या किया कि इसने एडक्शन करवाई, ओके। फिर क्या होगा, फिर ये दूसरा काम करेगी। दूसरा काम क्या करेगी कि क्योंकि ये लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल, थोड़ा इसको समझे पॉइंट को, लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव ये थोड़ा सा लेटरल की तरफ है, इसने और कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये लेटरल लिप जो है ये घूमेगा मीडियल की तरफ, घूमेगा। अब क्योंकि अडक्शन की लिमिट तो हो गई खत्म, जो उसने किया था पहले एक्शन अडक्शन, अब ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये लेटरल लिप को घुमाएगी। अब ये ज्यादा ह्यूमरस मीडियल की तरफ तो आ नहीं सकता, ये स्ट्राइक करेगा चेस्ट के साथ। अब मूवमेंट क्या होगी कि ह्यूमरस घूमेगा गिलिनॉइड फोसा में, तो इसका जो लेटरल साइड है वो मीडियल की तरफ आ गया, ह्यूमरस अपनी लॉन्ग एक्सिस पे घूमेगा, तो ये हो जाएगी मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट, आर्म की मीडियल रोटेशन। ये लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ज्यादा, तो लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव मीडियल की तरफ आ जाएगा, तो ह्यूमरस का हेड जो आपको इस तरफ मीडियल ही नजर आ रहा है, ये पोस्टीरियर चला जाएगा। ये जो ग्रेटर ट्यूबरकुलर ये एंटीरियर की तरफ आ गया, क्योंकि ह्यूमरस घूमेगा टुवर्ड्स द, ये लेटरल लिप मीडियल की तरफ आ जाएगा। तो दिस इज द मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म। पहले इसने एडक्शन कराया, फिर इसने और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया तो मीडियल रोटेशन कराया। अगर इससे भी ज्यादा इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये क्या करेगी कि अब तो एडक्शन की लिमिट भी खत्म, अब तो मीडियल रोटेशन की लिमिट भी खत्म, ह्यूमरस लेटरल लिप ऑफ द ह्यूमरस जो है वो मीडियल तक जहां तक आना था आ चुका। अब क्या है, अब अगर इसने ज्यादा कांटेक्ट किया, क्योंकि ये एंटीरियर फ्रंट ऑफ चेस्ट पे है, तो ये क्या करेगी, ह्यूमरस को आगे की तरफ फ्रंट ऑफ चेस्ट की तरफ लेके आएगी। ह्यूमरस को फ्रंट ऑफ चेस्ट पे लाना मींस के आर्म को फ्रंट ऑफ चेस्ट में लाना। आर्म अगर फ्रंट ऑफ चेस्ट पे आ जाए तो दिस एक्शन इज कॉल्ड एज द फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन होगा। अब इसके 3 एक्शन प्राइमरी, ये प्राइमरी एक्शन है, मैंने आपको पहले बताया कि मसल का डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स, तो ये देखिए सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ह्यूमरस पे जा रहे हैं, मसल का पुल वही होगा। और किस जॉइंट को क्रॉस कर रही है, ये शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रही है। कौन से डायरेक्शन में, एंटीरियर पे क्रॉस कर रही है शोल्डर जॉइंट को। तो अब ये मसल जब ह्यूमरस अगर दूर चला गया किसी और मसल की एक्शन की वजह से, तो ये कांटेक्ट करेगी तो ह्यूमरस को करीब वापस मिड लाइन की तरफ लेके आएगी, मींस के अबडक्टेड ह्यूमरस को अडक्शन कराएगी। तो ये आपका ह्यूमरस अडक्शन होगी, मींस के आर्म की अडक्शन हो गई, पहला एक्शन उसका ये सीक्वेंस बना है, एक्शन का सीक्वेंस बना है।
दूसरा एक्शन ये कि लेटरल लिप पे अटैच और ज्यादा इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ह्यूमरस तो आ चुका है, ह्यूमरस की लिमिट खत्म, लेटरल लिप थोड़ा सा लेटरल ये, तो अगर और ज्यादा इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ह्यूमरस तो टच करेगा थोरेक्स के साथ, तो एडक्शन खत्म। अब ये ह्यूमरस घूमेगा अपनी एक्सिस पे, अपनी लॉन्ग एक्सिस पे ह्यूमरस घूमेगा, तो आपका जो लेटरल लिप है वो मीडियल की तरफ घूम के इस तरफ आ जाएगा, आपका हेड ऑफ ह्यूमरस पीछे चला जाएगा, आपका ग्रेटर ट्यूबरकल आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेटरल लिप जो मीडियल की तरफ आ जाएगा, तो ये घूमना जो है इसका ह्यूमरस का, दिस इज कॉल्ड एज द मीडियल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस या मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म, ठीक है। ये दूसरा एक्शन। इससे भी ज्यादा अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया पेक्टोरस मेजर ने, तो इसकी एडक्शन की लिमिट पहले खत्म हो चुकी, अब इसकी मीडियल रोटेशन की भी लिमिट खत्म हो चुकी, इससे ज्यादा मीडियल रोटेट नहीं होगा, तो ये क्या करेगी कि ह्यूमरस को, आपके ह्यूमरस को लेके आएगी इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के एंटीरियर पे लेके आएगी, ठीक है। तो आर्म आपकी फ्रंट ऑफ चेस्ट में आ जाएगी, दिस एक्शन इज कॉल्ड एज द फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। तो ये सारी मूवमेंट्स यहां पर आ गई फ्रंट। अब मीडियल रोटेशन में एक और मैं चीज बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हाट एवर द मसल्स अटैच टू एंटीरियर टू द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस के एंटीरियर पे जो भी मसल्स अटैच है, कितनी, लेसर ट्यूबरकल है एंटीरियर पे अपर एंड के, यहाँ पर सब स्केपुलरिस अटैच होती है, आपके लेटरल लिप पे ये पेक्टोरस मेजर अटैच हो गई, आपके मीडियल लिप पे टीरीज मेजर अटैच हो गई, आपके फ्लोर में लेटिसमस डॉर्सी अटैच हो गई। तो अपर एंड ऑफ ह्यूमरस पे, फ्रंट पे, एंटीरियर पे जो भी ये चारों मसल्स अटैच है, दे ऑल आर द मीडियल रोटेटर्स। इसी तरह के अगर अपर एंड ऑफ ह्यूमरस के पोस्टीरियर पे जो भी मसल्स अटैच होंगी, दे ऑल आर द लेटरल रोटेटर्स। तो ये चीज जहन में आप रखें, ठीक है। तो इसने पहले एडक्शन कराई, लिमिट खत्म हो गई, फिर मीडियल रोटेशन कराई, उसकी भी लिमिट खत्म हो गई, उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया तो आर्म को फ्रंट ऑफ चेस्ट पे लेके आएगी, उसने फ्लेक्शन करवाई। तो ये तीन एक्शन इसके प्राइमरी एक्शन, और ये एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड बना रही है, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका सेकंडरी एक्शन क्या है कि आप आर्म को ऊपर लेके जा रहे हैं, आपको ऊपर कहीं चढ़ना है, किसी दरख्त पे चढ़ना है, किसी दीवार पे चढ़ना है, तो आप क्या करते हैं कि हाथों से उस दरख्त या दीवार को पकड़ते हैं। तो आपकी जो ये दूसरी मसल्स भी जो है यहाँ पर, अगर अपर एंड ऑफ ह्यूमरस पे एंटीरियर पोस्टीरियर अटैच होंगी, तो आपकी जो ओरिजिन इंसर्शन है उन मसल्स की सारी फिक्स हो जाएगी सबकी, ठीक है। अब ओरिजिन मूव करेगी, तो दूसरी मसल्स बहुत सी है जो वेरी शॉर्ट है, दो मसल्स है जो बड़ी है, दो मसल्स, एक ये फ्रंट ऑफ पूरे इतने बड़ी एरिया पे, फ्रंट ऑफ चेस्ट पे ओरिजिन ले रही है पेक्टोरस मेजर, जो ह्यूमरस के अपर एंड पे अटैच है, फ्रंट पे है या बैक पे कोई इशू नहीं है, मगर फ्रंट पे अटैच है, ये तो इंसर्ट है। तो आपने जब आर्म ऊपर की किसी चीज को पकड़ा, तो आपने ह्यूमरस को फिक्स कर दिया, आपने मसल की इंसर्शन को फिक्स कर दिया। दूसरी मसल पीछे से बड़ी मसल आती है लेटिसमस डॉर्सी, जो फ्लोर ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव में अटैच होती है, तो वो भी अगर आपने ह्यूमरस को फिक्स किया, पकड़ा किसी चीज को, तो इसकी भी इंसर्शन फिक्स हो गई। अब ओरिजिन मूव करेगी क्या, कि ये एंटीरियर से पेक्टोरस मेजर और पोस्टीरियर से लेटिसमस डॉर्सी, ये क्या करेंगे, आपके ट्रंक को ऊपर उठाएंगी। आपका ट्रंक अगर ऊपर उठेगा, तो यू आर जस्ट व्हाट वी से, यू आर जस्ट क्लाइंबिंग, आप ऊपर चढ़ रहे हैं ना, दिस इज क्लाइंबिंग। तो ये दोनों मसल्स, दे आर हेल्पिंग इन क्लाइंबिंग, दे आर क्लाइंबिंग मसल्स, क्योंकि अब आपने ऊपर जब पकड़ा तो इन दोनों की इंसर्शन को फिक्स कर दिया, ह्यूमरस को फिक्स किया, मींस के इसकी इनकी इंसर्शन को फिक्स किया। अब आप इसकी ओरिजिन इनकी मूव कर रहे हैं, तो ये ट्रंक पे एंटीरियर पे अटैच है पेक्टोरस मेजर, और लेटिसमस डार्सी पोस्टीरियर पे अटैच है। दोनों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने ट्रंक को ऊपर उठाया, ट्रंक ऊपर उठ गया, तो दिस इज क्लाइंबिंग एक्शन। तो ये क्लाइंबिंग एक्शन है इस जो है मसल का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एक और एक्शन ये है कि इट इज एक्सेसरी मसल ऑफ द रेस्पिरेशन। एक्सेसरी मसल कैसे, कि जब बंदा नॉर्मली रेस्पिरेशन नहीं कर सक रहा, तो बंदे क्या, आप कभी एस्थमेटिक पेशेंट को देखें जिनको एस्थमा हो, एस्थमा में क्या होता है, वो बंदा आखिर में क्या करता है कि अपने बाजू कहीं पर किसी जगह पे नीचे ही हाथ रखता है, सपोर्ट देता है, और फिर सपोर्ट जब देता है तो इन मसल की इंसर्शन फिक्स हो गई। अब इनकी ओरिजिन मूव करेगी,
ओरिजिन मूव करेगी क्या कि ये ट्रंक को रिब्स को ऊपर उठाएंगी, रिब्स ऊपर उठेंगी तो रिब्स के ऊपर उठने की वजह से जो चेस्ट का डायमीटर वो बढ़ेगा, चेस्ट का डायमीटर बढ़ेगा तो एयर जो है वो अंदर आएगी थोरेक्सिक कैविटी में, तो मींस के इंस्पायरेशन होगी, इंस्पायरेशन होगी, मगर ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन है क्योंकि वो पहले वो हाथ रख रहा है किसी जमीन पे, किसी चीज पे, किसी कुर्सी पे, और उसकी इंसर्शन को फिक्स कर रहा है, वो फिक्स करके वो ओरिजिन को मूव कराना चाह रहा है, ओरिजिन मूव कर रही है। ओरिजिन क्यों मूव कर रही है कि रिब्स को ऊपर उठाना है, रिब्स को क्यों ऊपर उठाना है कि स्पेस बढ़ाना है, थोरेसिक कैविटी का स्पेस क्यों बढ़ाना है कि ज्यादा एयर अंदर आए ताकि इंस्पायरेशन हो, फोर्सफुल या डीप इंस्पायरेशन। तो इट इज आल्सो एक्सेसरी मसल, एक्सेसरी इस वजह से कि नॉर्मली इसका कोई एक्शन नहीं, नॉर्मल जो आप रेस्पिरेशन करते हो इसमें इसका कोई, ये एक्सेसरी है, जब ज्यादा जरूरत पड़ती है तो फिर ये जो है ना मसल इंस्पायरेशन में हेल्प करती है। सो दीज आर द एक्शन ऑफ, आप देखिए ये रिब्स से राइज हो ना, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, कॉस्टल कार्टिलेज। तो इस तरह से ये जो है ये मसल यहाँ पर आ गई। अब इसने ये सारे आपने देखे, इसकी वाइड ओरिजिन और इसकी इंसर्शन इस तरह से जो है वो ये एक्शन, ये देखिए ये फ्लेक्शन हो रहा है, पहले एडक्शन होगी, फिर मीडियल रोटेशन होगी, फिर फ्लेक्शन, सीक्वेंस बना है, दूर से करीब ले आए एडक्शन, थोड़ा ह्यूमरस को घुमाए मीडियल रोटेशन, फिर ह्यूमरस को आगे लेके आए फ्रंट ऑफ चेस्ट पे फ्लेक्शन। ये तीन प्राइमरी एक्शंस हैं इसके। और सेकेंडरी एक्शन क्या है, ये क्लाइंबिंग मसल भी है और ये एक्सेसरी मसल ऑफ द रेस्पिरेशन हेल्प करती है, ठीक है। पेक्टोरस मेजर में कभी कभी ये होता है कि प्रेशर डालने की वजह से उसमें स्ट्रेस आ जाता है, टीयर आ जाता है, स्ट्रेच आ जाता है, तो पेन फील होता है thoracic region में। दिस इज कॉल्ड द पेक, PEC पेक। पेक इज एक्चुअली द पेन in front of the chest felt by strain or stretch or tear in the pectoris major muscle, okay। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं आप देखें कि ये जब टर्न होती तो पहले पेन फील होता है, ठीक है, फ्रंट ऑफ आर्म पिट में, उसका जो एक्सिलरी, क्योंकि ये प्राइमरी एक्शन तो इसका वहां पर है ना इंसर्शन पे, तो इंसर्शन के करीब कहीं पर उस पर पेन फील होता है, फ्रंट ऑफ चेस्ट में स्पेशली एक्सिलरी एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड में पेन फील होता है, ठीक है। फिर वो चेस्ट की तरफ मूव करता है, पेन रेडिएट होता है चेस्ट की तरफ, थोरेसिक एंटीरियर पोर्शन ऑफ द थोरेक्स के, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि आपकी चेस्ट जो टीयर हो रही है, कोई उसको क्रश कर रहा है, कोई इसको कोई कुछ चीज मार रहा है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट मार रहा है, ठीक है। अब अगर कोई स्लाइट पेन है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा पेन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा, रेस्ट दे मसल को ताकि उसमें अब प्रेशर ना आए, दूसरा उसको कूलिंग दे। कूलिंग कैसे देंगे, आप उसको आइसिंग करेंगे, आइस कपड़े में आइस डाल के कूट के डाल के फिर उसको उस पर रखेंगे, तो क्या होगा कि उसकी जो है वो सूदिंग इफेक्ट उसको आएगा और उसका पेन जो है वो सबसाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी वो रुक जाएगी उस कूलिंग की वजह से, उससे ठंडक की वजह से, ठीक है। तो और तीसरा जो एक्शन इसका सॉरी तीसरा जो इसकी ट्रीटमेंट है, एक तो हमने कहा रेस्ट, दूसरा हमने कहा उसका जो है सूदिंग इफेक्ट हम उसको करते हैं, उसकी कूलिंग करते हैं, आइसिंग, आइसिंग उसको कहते हैं, ठीक है, रेस्ट और आइसिंग। तीसरा जो है वो फिजियोथेरापी, फिर फिजियोथेरापी उसकी, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएंगे, वो उसको उस तरह से मूव कराएगा जिस तरह से उसका डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स है, तो वो फिर सही हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें अगर ये पैक हो जाए तो क्या होगा, रेंज ऑफ मूवमेंट उसकी कम हो जाएगी, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन, आप ऑब्वियसली क्लियर होगा, जहां पर भी इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन की मुख्तलिफ साइंस होती हैं, रेडनेस होती है और स्वेलिंग होती है और पेन होता है, ये सारी चीजें इसकी जो है रेंज ऑफ मूवमेंट, ऑब्वियसली पेन की वजह से रेंज मूवमेंट हम ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, वो कम हो जाएगी, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्टिफनेस सख्त हो जाएगी, आप जैसे ही मूव करना चाहेंगे तो पेन फील होगा तो वो स्टिफनेस उसमें, और आस्ता आस्ता वीकनेस की तरफ जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, और नमनेस, आपको फील ही नहीं होगा कि मसल है वहां पर। नमनेस मीन सेंसेशन, देयर इज नो सेंसेशन, नो नो फीलिंग ऑफ सेंसेशन, नमनेस इसको कहते हैं, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट जो हम करेंगे, जो जो भी हमने कहा रेस्ट और आइस पैकिंग और फिजियोथेरेपी, ये
विद इन 24 to 48 आवर्स की ट्रीटमेंट करनी है, वरना ये चीजें और वर्स हो जाएंगी, और ज्यादा खराब होती जाएंगी। ठीक है, ये रेस्ट आइसिंग 15 to 20 मिनट्स एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट तक आपको आइसिंग करनी है, रेस्ट देना है और फिजियोथेरेपी। ये चीजें, ये देखिए, ये पेन इस तरह से फील होता है, पहले यहाँ से, फिर आपके ये चेस्ट पे ये सारा पेन रेडिएट हो जाता है, ये जो ट्राइगर पॉइंट से। दूसरी, अच्छा, अब हम ये सुपरफिशियल लिफ्ट को, सुपरफिशियल लेयर को हम लिफ्ट अप करते हैं, पेक्टोरस मेजर को रिमूव करते हैं, तो अंदर जब हम जाएंगे, मिडिल लेयर जो हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा क्योंकि ये आपने देखिए पेक्टोरस मेजर कॉस्टल कार्टिलेजिस से अराइज होती है। अब कॉस्टल कार्टिलेजिस से निकले आप रिब्स की तरफ जाएं, कॉस्टल कार्टिलेजिस रिब्स के साथ मिलते हैं। दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज कॉस्टोकॉन्ड्रल। कॉन्ड्रम मींस के कार्टिलेज, ठीक है, कॉस्टम मींस के रिब, कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन यहां पर बनता है। तो ये पेक्टोरस मेजर तो कॉस्टल कार्टिलेजिस से अराइज होगी, वो रिब्स पे डायरेक्ट नहीं जाएगी। अब इससे निकले तो अब हम रिब्स पे पहुंचे, तो जैसे ही ये जॉइंट क्रॉस किया, स्पेशली अपर रिब्स जो हमारे पास, अपर 5-6 रिब्स जो है उसमें, तो ये इन मसल्स की जो मिडिल लेयर है, इनकी 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 अटैचमेंट हमें मिल जाएगी। ये हम आगे थे, सबसे आगे थे हम, तो हमारी अटैचमेंट जो हमें मिली वो कॉस्टल कार्टिलेज से मिली, पेक्टोरस मेजर। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें अटैचमेंट मिलेगी रिब से, बट नियर कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक है, ये हमारा मिडिल लेयर यहां से अराइज होगा। मिडिल लेयर में हमारे पास दो छोटी छोटी मसल्स है। ये एक मसल है, ये इसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर माइनर मसल। पेक्टोरल्स माइनर क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि पेक्टोरल रीजन की मसल है, तो मेजर उसको कहा, तो माइनर इसको क्यों कहा? क्योंकि दो और जो बाकी मसल्स है, टोटल 4 मसल्स हमने पहले डिस्कस किया। एक मसल अपनी लोकेशन के हिसाब से उसका नाम है, एक मसल की अपनी शेप के हिसाब से नाम है। ठीक है, तो उनको छोड़े तो बाकी पेक्टोरस मेजर तीसरी हमने छोड़ दी, तो एक ये मसल बचती है, तो इसको नाम हम क्या दें? क्योंकि ये पेक्टोरल रीजन की मसल है और मेजर से ये छोटी है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेक्टोरस माइनर। ये पेक्टोरस माइनर अराइज होती है रिब से। अब कॉस्टल कार्टिलेज से हम निकल चुके, अब रिब से अराइज होती है नियर कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, मगर कौन सी रिब से? 3, 4, 5, 3, 4, 5। फर्स्ट से क्यों नहीं, सेकंड से क्यों नहीं? फर्स्ट से इस वजह से नहीं कि फर्स्ट रिब से, अच्छा, दूसरी इसकी लाइन में, मैं आपको उसी लाइन में चला जाता हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, दूसरी इसी लाइन में आगे दिखाऊंगा मैं आपको। इसी लाइन में फर्स्ट रिब से भी एक मसल अराइज होती है, वो फर्स्ट रिब से अराइज हुई और सीधी सीधी जाके क्लेविकल पे अटैच हो गई। फर्स्ट रिब से अराइज होके क्लेविकल पे, आप उसको नाम क्या देंगे? क्योंकि ये मसल लाइंग जस्ट बिलो द क्लेविकल, क्लेविकल और फर्स्ट रिब के बीच में स्पेस बनता है, जिसको सब क्लेविकुलर स्पेस भी कहते हैं। तो ये मसल उसी सब क्लेविकल, क्योंकि बिलो क्लेविकल मीन सब क्लेविकल, ये मसल उसी स्पेस पे लाई कर रही है, इसीलिए इसको कहते हैं सब क्लेवियस मसल। ठीक है, वो फर्स्ट रिब से अराइज होती है नियर कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, और ये पेक्टोरस माइनर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से। तो सेकंड से क्यों नहीं? सेकंड इस वजह से नहीं कि सेकंड एक्चुअली डिमार्केशन पॉइंट है जहां से आप रिब्स काउंट कर सकते हैं। आप अपनी जब रिब्स काउंट करना चाहें, तो जो पहली पहली रिब आप क्लेविकल के नीचे आपको मिलेगी, वो सेकंड रिब मिलेगी। फर्स्ट आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट इज जस्ट लाइंग बिलो द क्लेविकल, वो डीप में होती है क्लेविकल के, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप सेकंड को टच करेंगे। तो ऐसी हमें जब रिब्स गिनना पड़े, तो ऐसी हो कि मसल ना हो, हमें फील ही ना हो, तो रिब आपको डायरेक्टली टच करेंगे आप रिब को, तो रिब आपको फील होगी। तो इसीलिए ये सेकंड पे भी अटैचमेंट नहीं है, सेकंड पे कोई अटैचमेंट नहीं है। सेकंड रिब की और बहुत सी इंपॉर्टेंस है, हम जब रिब्स डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसमें वीडियो में। चले, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब से नियर कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन ये पेक्टोरस माइनर अराइज हो रही है, और ये छोटी सी मसल है, ये क्रॉस कर, ये आगे जा रही है, ये शोल्डर जॉइंट की तरफ नहीं जाएगी, मींस के ह्यूमरस पे अटैच नहीं होगी, ये पीछे चली जाएगी इसके प्यूला पे। ठीक है, इट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द एक्सिला, एक्सिला के फ्रंट पे है, ये भी एक्सिला के फ्रंट पे है। एक्सिला, जब हम एक्सिला की वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि एक्सिला के एंटीरियर जो बाउंड्री है कौन बनाता है, एक पेक्टोरस मेजर आई,
पेक्टोरस मेजर के नीचे ये पेक्टोरस माइनर, वो भी एंटीरियर बाउंड्री में है। तो इट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द एक्सिला गोइंग पोस्टीरियरली टुवर्ड्स द स्केपुला। स्केपुला का जो वो प्रोसेस जो सबसे इंटीरियर है, इट इज बेंट थंब लाइक प्रोसेस। मैंने स्केपुला की वीडियो में डिस्कस किया है, आप वो देखें और उसमें जरूर देखें। तो उसमें देखें, इट इज अटैच्ड टुवर्ड्स द कोरोक्वाइड प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोक्वाइड प्रोसेस। So this muscle is inserted over the coracoid process. Very short muscle arising from 3 ribs, 3rd, 4th and 5th ribs are inserted over the coracoid process. तो अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या करेगी? ये इसकी ओरिजिन है, ये इसकी इंसर्शन है। तो ये इंसर्शन को मूव करेगी, क्या करेगी? ये आपके कोरोकाइड प्रोसेस को और आगे की तरफ लेके आएगी, और आगे की तरफ स्केपुला मूव करेगा। तो हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्केपुला है। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्केपुला किसमें होती है? जब हम आर्म को आगे मूव करते हैं। पुशिंग एंड पंचिंग मूवमेंट या पुशिंग मूवमेंट, हम किसी चीज को पुश करते हैं या पंच करते हैं, तो हम अपने हैंड को आगे मूव करते हैं, मीन्स के हमारी आर्म आगे मूव हुई, मीन्स के ह्यूमरस आगे मूव हुआ, आपका शोल्डर जॉइंट आगे मूव हुआ। तो अगर ह्यूमरस मूव हुआ, शोल्डर जॉइंट, तो इसका मतलब है कि स्केपुला आगे मूव हो गया। तो ये स्केपुला को आगे मूव करना जो काम है, इट इज द फंक्शन ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर। सो पेक्टोरलिस माइनर causing forward movement of the scapula, which occurs in pushing and punching movements. ठीक है? So it causes pushing and punching movement of the upper limb. ठीक है? or arm, whatever you say. अब ये पेक्टोरस मेजर और पेक्टोरस माइनर दोनों मसल्स की जो नर्व सप्लाई है वो पेक्टोरल नर्व्स है। दोनों मसल्स की पेक्टोरल नर्व्स। मगर पेक्टोरल नर्व्स क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस में मैं वीडियो में डिस्कस मैंने की है कि पेक्टोरल नर्व हमारे पास दो हैं। एक लेटरल कॉर्ड से निकलती है, हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस 3 कॉर्ड्स हैं, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर। तो लेटरल कॉर्ड से जो पेक्टोरल की तरफ नर्व जाएगी उसको लेटरल पेक्टोरल नर्व करेंगे। मीडियल कॉर्ड से जो पेक्टोरल रीजन में नर्व जाएगी उसको कहेंगे मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो ये दोनों नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व और लेटरल पेक्टोरल नर्व, इन दोनों पेक्टोरलिस मसल को सप्लाई करती है, पेक्टोरलिस मेजर को भी और पेक्टोरलिस माइनर को भी। मगर दोनों को सप्लाई करती है। मगर थोड़ा सा इशू ये कि मेजर सप्लाई टू द पेक्टोरलिस माइनर इज फ्रॉम मीडियल पेक्टोरल नर्व। मीडियल पेक्टोरल नर्व मेजर उसकी सप्लाई जो है पेक्टोरलिस माइनर को है, थोड़ी सी वो पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है। एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व इट्स मेजर सप्लाई इज टुवर्ड्स पेक्टोरलिस मेजर को, एंड पेक्टोरल माइनर को वो थोड़ा सा सप्लाई करती है। So major supply to the pectoralis minor is medial pectoral nerve. Major supply to the pectoralis major is lateral pectoral nerve. ये थोड़ा सा ज़हन में रखें, ठीक है? चले आगे चलते हैं। ये देखें, 3rd, 4th और 5th रिब नियर कास्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस, और ये कोरोकाइड प्रोसेस पे जाके इंसर्ट होना, ठीक है? दो चीजें, एक फॉरवर्ड लेके आएगी स्केपुला को, दूसरा आप देखें कि ये नीचे से ऊपर जा रही है, थोड़ा स्केपुला को नीचे भी डिप्रेस भी कर सकती है, स्केपुला को डिप्रेस भी कर सकती है और फॉरवर्ड भी लेके आ सकती है। पेक्टोरस माइनर सिंड्रोम पेन होता है। पेक्टोरस माइनर में कोई स्ट्रेस आ जाएगा, कोई टीयर आ जाएगा, तो उसमें पेन बिलो द क्लेविकल इन एक्सिला, नंबनेस वो होगी, टिंगलिंग सेंसेशन इन द आर्म हैंड। इसमें एक चीज ये है कि आपने पेक्टोरस मेजर में देखा है पेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स द चेस्ट, पेन रेडिएट चेस्ट की तरफ होता है उसमें पेक्टोरस मेजर में, क्योंकि वो बड़ी इसकी वाइडर ओरिजिन है थोरेक्स में, चेस्ट में, ठीक है? मगर इसका पेन रेडिएट नहीं होगा बिलो क्लेविकल एंड इन एक्सिला, वहां पर पेन फील होगा कि ये छोटी सी मसल वहां पर पड़ी होगी। नंबनेस होगी, नो फीलिंग ऑफ सेंसेशन, कोई नहीं है सेंसेशन की फीलिंग। टिंगलिंग सेंसेशन, सुइयां चुभना इन द आर्म हैंड। क्यों? क्योंकि पेक्टोरलिस माइनर को अगर आप देखें, ये देखें, ये पेक्टोरलिस माइनर है, ये एक्सिला के बिल्कुल क्लोज है, इसके ऊपर पेक्टोरलिस मेजर है। पेक्टोरलिस मेजर
मेजर जो है वो इन फ्रंट ऑफ एक्सिला तो है मगर सुपरफिशियल है, ये डीप में है तो बिल्कुल क्लोज है। और आपके एक्सिला में जो है आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, आपका ब्रेकियल प्लेक्सस पड़ा हुआ, आपका एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ये सारी चीजें पड़ी। तो ये अगर इसमें कोई स्पाज्म, कोई टियर, कोई स्ट्रेच आ जाएगा तो ये क्या करेगी, इन स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगी। तो जब ये स्ट्रक्चर्स कंप्रेस होंगे, स्पेशली नर्व, तो नर्व कहाँ जा रही है, वो आर्म में और हैंड में जा रही है, तो वो प्रेस करेंगे। आप खुद देखें कि जब कभी हम ज्यादा देर तक कहीं बैठते तो हमारी टांगों में जो सुन्न होना शुरू हो जाता है, फिर हम उठते हैं तो टिंगलिंग सेंसेशन, सुइयां चुभना और ये चीजें होती है। तो अब अगर नर्व कंप्रेस होती है, ये क्यों होता है, नर्व कंप्रेस होती है, फिर जब तक उसका इलेक्ट्रिकल करंट रिज्यूम हो जाए तब तक वो सुइयां चुभना और ये सारी चीजें। तो ये नर्व कंप्रेस होंगी एक्सिला में, जब ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा पेक्टोरस माइनर में, तो क्या करेगी, को ये नर्व आर्म में जा रही है या हैंड में जा रही है, तो वहां पर आपकी सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, सुइयां चुभना और ये फील होना, ये सारी चीजें वहां पर होंगी। ठीक है, पेक्टोरस माइनर और मेजर पेन की ट्रीटमेंट हमने पहले की, सर्जिकल रेस्ट तो था, आइसिंग थी, फिजियोथेरापी थी, वो हमने तीनों डिस्कस किए। सर्जिकल रिपेयर, अब उसको ओपन करके उसको रिपेयर करना, उसका जो भी हो, ठीक है। अल्ट्रासाउंड थेरापी, अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसको ट्रीट करना, और जॉइंट इमोबिलाइजेशन, उसको जो है रेस्ट देना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। छोटी सी और मसल है, अब ये देखें एक ही लाइन में इसी मिडिल लेयर में, ये आपकी पेक्टोरस माइनर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब से, सेकंड से कोई नहीं, और फर्स्ट रिब से, क्योंकि सेकंड इंपॉर्टेंट है जहां से काउंटिंग होती है, इसलिए सेकंड में कुल नेचर ने कोई मसल अटैच नहीं दिए कि हमें वो फील हो थ्रू स्किन ज्यादा। फर्स्ट रिब से नियर कास्टोकॉन्ड्रोल जंक्शन सब क्लेवियस अराइज होगी, और इंफीरियर सरफेस, मिडिल ऑफ द इंफीरियर सरफेस, ठीक है। ये देखें, ये इंफीरियर सरफेस के ये जाके सब ये क्लेविकल पे अटैच हो गई। अटैच जहां पर ये होती है वहां पर ये ग्रूव बनता है, छोटा सा शैलो डिप्रेशन बनता है जिसको ग्रूव बोलते हैं, और क्योंकि वो ग्रूव क्लेविकल के नीचे है इसीलिए उसको कहते हैं सब क्लेव, सब मींस बिलो, बिलो क्लेविकल, तो उसको ग्रूव को कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव, मसल को कहते हैं सब क्लेवियन मसल, और यहाँ पर जो स्पेस बनता है इसको कहते हैं सब क्लेवियस, सब क्लेवियस स्पेस, ठीक है। तो ये सब क्लेवियस और सब क्लेविकुलर स्पेस, सब क्लेविकुलर स्पेस या सब क्लेवियन ग्रूव या सब क्लेवियस मसल, क्योंकि बिलो क्लेविकल, ठीक है। अब आप देखिए कि ये दोनों एक ही लाइन में लगती है, लगता है कि एक मसल बीच में टूट गई, ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो रिब से, दोनों रिब से अराइज हो रही है, नियर कास्टोकॉन्ड्रोल जंक्शन, बस बीच में ये गैप बन गया। तो ये एक ही लाइन में, ये दोनों एक ही लाइन में, पेक्टोरस माइनर और सबक्लेवियस, ये दोनों एक ही लेयर बनाती है, मिडिल लेयर, ठीक है। इन्होंने मिडिल लेयर बनाया और बीच में ये गैप है। ये गैप क्यों मैं बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो यहाँ पर, क्योंकि ये मसल्स दोनों इनक्लोज है एक फेशिया से, उसको कहते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। वो क्या है वो मैं उस वीडियो में मैंने डिस्कस की है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के, तो उसको आप समझेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये बीच में गैप आ गया। चले अब हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं इसका, अच्छा सॉरी, सबके लिए इस मसल का काम क्या है, सबके लिए इस मसल का काम क्या है, सबके लिए इस मसल क्या करती है कि ये एक्चुअली होल्ड करके रखती है मिडिल ऑफ द क्लेविकल को, होल्ड करके, क्योंकि क्लेविकल एक छोटी सी बोन है, वाहिद लॉन्ग बोन जो हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है। क्यों हॉरिजॉन्टली, क्योंकि इसको ट्रांसमिट करना है अपर लिम्ब का वेट टुवर्ड्स द एक्सियल स्केलेटन। ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये आपका एक्सियल स्केलेटन, ये स्केपुला और ह्यूमरस के, स्केपुला और स्टर्नम के बीच में कम्युनिकेशन है। ये हॉरिजॉन्टली लाई करती है मगर है छोटी सी बोन। अब इसको सपोर्ट देना है, नेचर ने इसको सपोर्ट दिया है, इसके लेटरल थर्ड पे भी, इसके मीडियल थर्ड पे भी और मिडिल थर्ड पे भी। तो मिडिल थर्ड पे आपका जो सपोर्ट है वो सबक्लेवियस मसल के थ्रू है। तो सबक्लेवियस मसल का पहला काम क्या है कि सपोर्ट, इट सपोर्ट्स द क्लेविकल ड्यूरिंग वेट ट्रांसमिशन और मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। क्लेविकल को ये, या आप कहें कि शोल्डर गर्डल को सपोर्ट करती है, ठीक है, सबक्लेवियस मसल। दूसरा ये क्या करती है, ये थोड़ा सा ये डिप्रेस करती है क्लेविकल को ताकि ये ऊपर ज्यादा न निकल जाए ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर, मूवमेंट ऑफ शोल्डर के दौरान ये इसको क्लेविकल को सपोर्ट करती है। तो इसका काम ज्यादातर सपोर्ट करना, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने आपको बताया ये है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, जो देखे इनक्लोज कर रहा है पेक्टोरस माइनर को,
फिर आगे जा रहा है और सबक्लेवियस को, और दोनों के बीच में ये फेशिया, इस गैप को एक्चुअली सबक्लेवियस और पेक्टोरस माइनर के बीच में जो गैप मैंने आपको दिखाया था ये वाला, इसको फिल कर रहा है ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, ये मैंने उसमें डिस्कस किया है वीडियो में, जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया की वीडियो है। ठीक है, इसमें आपकी पेक्टोरस माइनर भी आ गई, सबक्लेवियस, और ये पेक्टोरस मेजर की इंसर्शन देखिए। पेक्टोरस मेजर देखिए सुपरफिशियल लेयर है ना, इसको काटा गया है, ये निकल काटा गया है तो हमें मिडिल लेयर नजर आ गया। क्लेवी पेक्टोर, तो मिडिल लेयर ये एक्चुअली बनता है, ये आपका पेक्टोरस माइनर, सबक्लेवियस और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया तीनों। मगर क्योंकि इस वीडियो में हम मसल्स डिस्कस कर रहे हैं तो हम उनको डिस्कस करते हैं। और ये देखिए जब पेक्टोरस मेजर को काटा गया तो आप देखें कि ये उसके जो क्लेविकुलर अपर फाइबर्स है वो नीचे आ गए, और लोअर फाइबर्स जो है स्टेनोकॉस्टल वो ऊपर आ गए। देखिए ये इसकी ट्विस्टिंग हो गई, एक्सिलरी फोल्ड बन गया। तो इसमें जब टीयर आएगा तो यहाँ पर फील होगा पेन, तो पेन रेडिएट हो जाएगा टुवर्ड्स द चेस्ट, क्योंकि पूरी पेक्टोरस मेजर में फील होगा। मगर पेक्टोरस माइनर में इतना नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा कन्फाइंड हुआ टुवर्ड्स द एक्सिला, या जस्ट बिलो द क्लेविकल या टुवर्ड्स द एक्सिला, ये पेन यहाँ पर फील होगा अगर पेक्टोरस माइनर का टीयर हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, इसमें भी ऐसे सबक्लेवियस में अगर पेन हो गया तो वो रेडिएट नहीं होगा, वो वहीं का वहीं जस्ट बिलो द क्लेविकल, एक्सिला में भी नहीं जाएगा, जस्ट बिलो द क्लेविकल वो फील हो। चौथी मसल हमारे पास, अब आप देखिए हम सीक्वेंस में जा रहे हैं। हमने पहले देखा कि हमारी जो ये पेक्टोरस मेजर थी वो कॉस्टल स्टर्नम, फिर कॉस्टल कार्टिलेजिस से अराइज हुई, और थोड़ा सा हम पोस्टीरियर की तरफ गए, लेटरल और पोस्टीरियर की तरफ, तो हमने कॉस्टोकॉन्ड्रोल जंक्शन क्रॉस किया, हम चले गए रिब्स के, रिब्स का वो पोर्शन विच इज नियर टू कॉस्टोकॉन्ड्रोल जंक्शन। तो यहां से ये दो मसल्स अराइज होंगी, मिडिल लेयर के पेक्टोरस माइनर और सब क्लेवियस। हम और थोड़ा सा पीछे रिब्स पे जाएंगे, लेटरल की तरफ, एग्जैक्टली लेटरल की तरफ, तो आप देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ये आपका फ्रंट कॉस्टल कार्टिलेजिस, हम वहां से निकले, हम थोड़ा सा और पोस्टीरियरली लेटरली गए, तो हम गए रिब्स पे नियर कॉस्टोकॉन्ड्रोल जंक्शन, तो हमें पेक्टोरस माइनर और सबक्लेवियस मिली। हम और ज्यादा लेटरल की तरफ, पोस्टीरियर की तरफ गए, तो हमें एक और एग्जैक्टली लेटरल की तरफ जो है मसल मिली, व्हिच अराइजेस फ्रॉम द lateral surfaces of the ribs, upper 7 8 9 वेरिएशन है रिब्स ये। क्योंकि इस मसल को आप देखें तो आपको नजर आएगा कि इसकी अपीयरेंस जो है, इट इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू इट्स अपीयरेंस। तो इसके दांत निकले हुए हैं, जैसे दांतुरा आप देखते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज आरी देखते हैं उसमें दांत निकले हुए हैं। ठीक है, तो इन दांत ये जो निकले हुए हैं इनको कहते हैं सेरेट्स, इसीलिए इस मसल को कहा गया सेरेटस। एंटीरियर क्योंकि ये एंटीरियर, इसी जैसी मसल पोस्टीरियर भी प्रेजेंट है, तो आप डिफरेंशिएट करना है, तो वो पोस्टीरियर को पोस्टीरियर कहेंगे, इसको कहेंगे एंटीरियर, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया सेरेटस एंटीरियर, क्योंकि इसको सेरेट्स है, इसको दांत है, और एंटीरियर प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज सेरेटस एंटीरियर। तो इट अराइजेस फ्रॉम द लेटरल सर्फेसेस ऑफ अपर 7 8 रिब्स गोइंग पोस्टीरियरली बिटवीन द स्केपुला एंड द रिब्स। आप देखें स्केपुला के डीप में जा रहे हैं फाइबर्स, स्केपुला के एंटीरियर जा रहे हैं फाइबर्स they are posterior to the ribs, anterior to the scapula. Fibers they are posterior to the thorax but anterior to the scapula. Between scapula ribs ये फाइबर्स मूव हो रहे हैं, तो स्केपुला को सारे को कवर करके ये देखिए डॉर्सम आपको क्लियर नजर आ रहा है ना, तो स्केपुला के कॉस्टल एस्पेक्ट पे बिटवीन द रिब्स और स्केपुला ये जाएंगे, और ये जाएंगे टू बी इंसर्टेड ओवर द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, इंसर्टेड ओवर द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, स्केपुला में मैंने आपको डिस्कस किया है कि स्केपुला के दो सरफेसेस हो गए, डॉर्सल में भी डॉर्सल और कॉस्टल, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो दीज फाइबर्स आर इंसर्टेड टू द, क्योंकि दे आर पासिंग बिटवीन द स्केपुला एंड रिब्स, दे आर इंसर्टेड ओवर द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। पूरे का पूरा मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर एंगल से लेकर इंफीरियर एंगल तक, पूरे के पूरे मीडियल बॉर्डर पे। मगर इसमें 8 डिजिटेशन अगर बनती हैं, 8 डिजिटेशन, तो माइंड इट कि इसकी 4 डिजिटेशन जो है पूरा मीडियल बॉर्डर को ऑक्यूपाई करेंगी, फ्रॉम सुपीरियर टू जस्ट अबव द इंफीरियर एंगल, ये पूरे का पूरा 4 डिजिटेशन यहां पर। मगर लोअर 4 डिजिटेशन जो है, लोअर 4, वो लोअर 4 की 4 इंसर्ट हो जाएंगी इंफीरियर एंगल पे। लोअर 4 डिजिटेशन मीडियल बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, इंफीरियर एंगल पे,
मगर एंटीरियर पार्ट, ये जहन में रहे, पोस्टीरियर पे नहीं आएंगे। डॉर्सल आप देखें कि आपको क्लियर नजर आ रहा है, इस पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मसल पास हो रही है बिटवीन स्केपुला और रिब्स पे। तो इट इज पोस्टीरियर टू द रिब्स, पोस्टीरियर टू द thorax, इट इज एंटीरियर टू द स्केपुला। तो इट इज इंसर्टेड over the anterior aspect of the medial border and inferior angle of the scapula. मगर जो upper 4 digitations है, they are inserted over the anterior aspect of the medial border, और lower 4 जो digitations है, they are inserted over the anterior aspect of the inferior angle of the scapula. ठीक है, तो इस तरह से इसकी इंसर्शन है। अब इसकी इंसर्शन है, अब आप देखें कि अब ये एक्शन क्या कर सकती है, ये मसल एक्शन क्या कर सकती है। आप देखिए कि पहले तो ये अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये लेटरल से यानी कि एंटीरियर से, ये लेटरल और एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जा रही, अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इसके फाइबर से जा रहे, तो ये स्केपुला को आगे की तरफ खींचेगी, ये लेके आएगी आगे की तरफ। तो स्केपुला इज फॉरवर्डिंग मूवमेंट, मूव्स फॉरवर्ड, जैसे पेक्टोरस माइनर ने किया। और फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्केपुला किसमें होती है, पुशिंग एंड पंचिंग मूवमेंट्स। तो इट हेल्प्स इन द पुशिंग एंड पंचिंग मूवमेंट्स। मगर ये अपर 4 डिजिटेशंस का काम है, जो इंसर्ट होती है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। लोअर 4 डिजिटेशन जो है वो इंफीरियर एंगल पे इंसर्ट होती है। तो इंफीरियर एंगल पे अगर वो इंसर्ट होती है, तो आप देखें कि ये ऐसे इंफीरियर एंगल पे ये थोड़ी सी अप जा रही है, नीचे से ऊपर। तो एक तो ये डिप्रेस करेंगी स्केपुला को, और दूसरी ये कि ये इंफीरियर एंगल को लेटरल की तरफ मूव करेंगी। इंफीरियर एंगल अगर लेटरल की तरफ मूव करेगा, तो आपकी जो सुपीरियर एंगल है वो मीडियल की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब है कि स्केपुला जो है वो आपकी उस स्केपुला की लेटरल रोटेशन हो जाएगी। वो क्यों होगी, क्योंकि आपका जो ह्यूमरस है वो ऊपर जाके फिर और ज्यादा ऊपर आ जाएगा। ह्यूमरस अगर ऊपर सीधा सीधा गया, इट इज कॉल्ड एज द एब्डक्शन। और आप उसको और ज्यादा, यानी कि आर्म आपकी मूव करे अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, एब्डक्शन, और ज्यादा मूव करेंगे तो आपकी आर्म हेड के ऊपर आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ओवरहेड एब्डक्शन। तो ओवरहेड एब्डक्शन में क्या होता है कि आपका जो स्केपुला है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द लेटरल साइड। शोल्डर जॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से ये मूवमेंट होती है, फिर उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सो इट इज एक्चुअली लेटरल रोटेशन ऑफ द स्केपुला। सो इट मींस दैट इट हेल्प्स इन द ओवरहेड एब्डक्शन। तो अब आप देखिए इसके दो एक्शन हो गए। अपर 4 डिजिटेशंस दे आर मूविंग स्केपुला फॉरवर्ड इन पुशिंग पंचिंग मूवमेंट्स। तो वो किसमें होती है, पुशिंग, आप किसी चीज को पुश करें, या पंचिंग मूवमेंट, स्पेशली इन द बॉक्सर्स। बॉक्सर्स बॉक्सर्स पुशिंग पंचिंग करते हैं, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बॉक्सर्स मसल। सेरेटस एंटीरियर को बॉक्सर्स मसल्स भी कहते हैं इसी वजह से। ठीक है, वो अपर 4 डिजिटेशन दे आर काजिंग फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्केपुला, पुशिंग पंचिंग मूवमेंट्स। लोअर 4 डिजिटेशन दे आर एक्चुअली लेटरली रोटेटिंग स्केपुला, स्केपुला को लेटरल रोटेशन कराती है। ठीक है, तो दे आर हेल्पिंग इन द ओवरहेड एब्डक्शन, दे आर हेल्पिंग इन द ओवरहेड एब्डक्शन। चलो ये तो हो गया। मगर और एक चीज और आप देखें कि ये मसल जो है बिटवीन बिटवीन स्केपुला और पोस्टीरियर, एंटीरियर सरफेस ऑफ स्केपुला और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थोरैक्स मूव कर रही हैं, और आपके मीडियल बॉर्डर के एंटीरियर सरफेस पे इंसर्ट हो रही हैं। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं कि मीडियल बॉर्डर को, आपके मीडियल बॉर्डर को क्लोज करके रखती है थोरेसिक वाल से। मीडियल बॉर्डर को क्लोज करके रखती है थोरेसिक वाल से, ताकि आपका मीडियल बॉर्डर बाहर ना निकले, उसकी प्रोमिनेंट वो ना हो जाए बाहर। बाहर अगर निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, और बाहर मीडियल बॉर्डर क्यों निकलेगा, जब इस मसल की पैरालाइज हो जाएगी, मसल पैरालाइज हो जाएगी, काम करना छोड़ देगी, तो आपका मीडियल बॉर्डर जो है वो बाहर की तरफ प्रोमिनेंट हो जाएगा। या जो इस नर्व इस मसल को सप्लाई करती है उसका डैमेज हो गया, वो मसल, अब उसको वो नर्व जो इसको सप्लाई करती है, अब उस नर्व को नाम क्या दे, क्योंकि उस नर्व को इट हैज टू रन लॉन्ग कोर्स इन द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में उसको लॉन्ग कोर्स, ज्यादा लंबी है ना, वो नर्व नीचे आएगी, पूरी की पूरी मसल को लोअर तक उसको सप्लाई करना है, तो इतना लॉन्ग कोर्स उसको करना होता है इन द थोरेसिक रीजन। इसीलिए इसको नाम ही दे दिया गया लॉन्ग थोरेसिक नर्व। मैंने आपको कहा था नाम इसी तरह से है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व इज सप्लाइंग दिस सेरेटस एंटीरियर मसल। अगर वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो गई, मसल पैरालाइज हो गई, तो क्या होगा कि आपका जो मीडियल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा।
ये देखिए मीडियल बॉर्डर ये इसका एक्शन देखें। अब उस पे आते हैं क्लिनिकल। ये देखिए इसका एक्शन, बॉक्सर्स मसल, पुशिंग एंड पंचिंग मूवमेंट। ये पुश कर रहा है, ये पंचिंग कर रहा है, ठीक है। अगर ये पैरालाइज हो गई तो आप देखिए ये आपका जो मीडियल बॉर्डर है, ये देखिए ये नॉर्मल मसल है, लेफ्ट की मसल नॉर्मल है, तो उसने पुश किया, कुछ भी नहीं हुआ। राइट की मसल पैरालाइज हो गई, लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होगी, उसने पुश किया तो आपका जो मीडियल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट आ गया, क्योंकि उस मीडियल बॉर्डर को एक्चुअली फिक्स किए हुए लेटिस ये सेरेटस एंटीरियर। तो सेरेटस एंटीरियर नॉर्मली अगर पुश भी करेंगे तो मीडियल बॉर्डर को फिक्स किए हुए उसको कुछ भी नहीं होगा, मगर अगर पैरालाइज हो गई मसल तो क्या होगा, मीडियल बॉर्डर आपका प्रोमिनेंट आ जाएगा। इसको कहते हैं विंगिंग ऑफ द स्केपुला। स्केपुला की विंगिंग होगी, विंग निकल आया जैसे, ठीक है। ये देखिए ये लेटरल रोटेशन क्या होती है, एक तो इसका फंक्शन प्रोट्रैक्शन, दूसरा ये ओवर हेड एब्डक्शन में क्या होता है, ये इंफीरियर एंगल जो है इस तरफ मूव हो गई, सुपीरियर इस तरफ मूव हो गई, और ये घूम गया, तो आपका जो इसके ह्यूमरस जो साइड पे पड़ा हुआ था, ह्यूमरस ऐसे मूव करके ऐसे ऐसे ऊपर आ गया, तो ये स्केपुला भी इसके साथ मूव हो गया, तो ये लेटरल रोटेशन ऑफ द स्केपुला हो गई, ठीक है। पेन इन दिस इज कॉमन इन स्पोर्ट्स विथ रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन जिसमें होते हैं, जैसे आपकी स्विमिंग है, आपकी वेट लिफ्टिंग है, टेनिस है, इनमें रिपीटेटिव, स्पेशली स्विमिंग में रिपीटेटिव मूवमेंट होती है, तो इसमें पेन फील होता है, ठीक है। अगर ज्यादा प्रेशर पड़े, ज्यादा हेवी वेट उठाएं या ज्यादा कोई प्रेशर पड़े रिपीटेटिव मूवमेंट्स में, तो इसमें सेरेटस एंटीरियर में पेन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उस मूवमेंट में आप क्या करते हैं, आप पुशिंग करते हैं, पंचिंग करते हैं, इस तरह से आपका स्केपुला ओवरहेड अबडक्शन भी हो जाती है, तो स्केपुला मूव करता है टुवर्ड्स द लेटरल साइड, ठीक है। ये देखें, ये पेक्टोरस माइनर का पेन यहाँ पर, ये थोड़ी सी क्लिनिकल पेक्टोरस माइनर की पेन, ये यहाँ से यहीं तक लिमिटेड रहता है, ठीक है। और ये आपका जो है सेरेटस एंटीरियर का पेन, ये देखिए यहाँ पर लेटरल साइड पे, ये देखिए ये पेन इस तरह से, ये और ये है आपकी विंगिंग ऑफ स्केपुला। आप देखिए ये नॉर्मल स्केपुला, कोई बाहर निकला हुआ नहीं है, नॉर्मल सेरेटस एंटीरियर है। ये एबनॉर्मल सेरेटस एंटीरियर पैरालिसिस होगी, तो आपका जो मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल, ये लेटरल है, ये मीडियल है, मीडियल बाहर निकल आएगा, ऐसा लगता है कि पर निकला है, विंगिंग हो गई, तो दिस इज कॉल्ड द विंगिंग ऑफ द स्केपुला, ठीक है। अब विंगिंग दो तरह की होती है, आपका लेटरल बॉर्डर निकले या आपका मीडियल बॉर्डर निकले। अगर मीडियल बॉर्डर निकले तो सेरेटस एंटीरियर का प्रॉब्लम है, अगर लेटरल बॉर्डर निकले तो फिर ट्रेपीजियस का प्रॉब्लम है। और लेटरल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो, वो ज्यादातर होता है ओवर एडब्डक्शन में, तो आपकी ट्रेपीजियस प्रोमिनेंट है तो ट्रेपीजियस पैरालाइज है, तो क्या होगा कि लेटरल बॉर्डर मूव तो करेगा मगर ज्यादा बाहर निकल आएगा, अगर ट्रेपीजियस पैरालाइज है तो वो भी विंगिंग है, मगर वो लेटरल बॉर्डर की है। ज्यादा जो विंगिंग कन्फाइंड है, इट इज टुवर्ड्स द मीडियल बॉर्डर। ज्यादातर अगर कोई विंगिंग पूछता है और लोगों के जहन में ये है कि मीडियल बॉर्डर, तो मीडियल बॉर्डर विंगिंग क्यों होते हैं कि सेरेटस एंटीरियर आपकी जो है वो पैरालाइज होगी। आप देखिए इस नॉर्मल साइड मीडियल बॉर्डर अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर जो है इंटेक्ट है, वो उसको प्रेस किए हुए है, मगर सेरेटस एंटीरियर अगर पैरालाइज है तो आपका मीडियल बॉर्डर बाहर निकल आएगा, विंगिंग ऑफ द स्केप, ठीक है। ये देखें विंगिंग और ज्यादा प्रोमिनेंट होगा अगर पुशिंग और पंचिंग मूवमेंट आप ज्यादा करेंगे तो, ठीक है। ये बॉक्सर्स पंच, ये स्केपुलर असिस्टेंस टेस्ट, कि आप असिस्ट करें स्केपुला को ताकि वो ज्यादा, क्योंकि अगर पैरालाइज कोई मसल होगी तो स्केपुला ज्यादा उस पे वो मूव नहीं कर सकेगा, तो इसीलिए असिस्ट करें ताकि स्केपुला की मूवमेंट हो। ये स्केपुलर असिस्टेंस टेस्ट है। ये फिर और आपको दिखा, थोड़ा साइड पोज दिखाया गया है, इसमें आपको ज्यादा प्रोमिनेंट राइट साइड की विंगिंग दिखा रही है जो लेफ्ट पे नहीं है, ठीक है। अब उसमें विंगिंग में क्या होगा कि आपका पेन फील होगा और मूवमेंट लिमिट हो जाएगी, ज्यादातर पुशिंग और पंचिंग मूवमेंट जो है वो मूवमेंट हो जाएगी। और अगर आप कहीं दीवार पे या चेयर पे बैठेंगे तो आपको फील होगा कि आपका बोन जो है वो लग रहा है पीछे, ठीक है। ये चीजें आपको फील हो सकती हैं, मूवमेंट लिमिटेशन, पेन और टचिंग मूवमेंट के, आपका बोन लग रहा है कहीं पर पीछे की तरफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ये जो हमने ये वीडियो, काइंडली वीडियो को पूरी तरह देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर बेल आइकन है तो उसको जरूर जो है क्लिक करें, तो इंशाल्लाह
ये मैं और भी वीडियोस में रखता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।